So good morning to all of you. Good morning, students. Today we are going to start the first chapter of your third book. Though we have completed chapter number fifth, which is accounting ratios, financial statement. ये आपने 11th क्लास में भी पढ़ा था. We know, as we know, and studied also, studied also in class 11th. बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक पढ़ने वाले हैं बेटा आज आप. And we studied also in class 11th financial statements. अभी आपको भी रिटर्न में वर्क स्टार्ट करना है बेटा साथ साथ, अगर आपको परफेक्शन चाहिए तो. फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स इंक्लूडिंग क्या क्या पढ़ा था हमने सर? सबसे पहले हमने पढ़ा था ट्रेडिंग अकाउंट, राइट बच्चों, जिससे रिजल्ट क्या मिला था हमें? ग्रॉस प्रॉफिट. देन हमने कौन सा अकाउंट पढ़ा था? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट. इससे क्या रिजल्ट हमें मिला था बच्चों? नेट प्रॉफिट. देन वी स्टडीड बैलेंस शीट which is a combination of assets and liabilities, right बच्चों? बैलेंस शीट जिसमें आप क्या बनाते थे? assets and liabilities. अब this year we have to study this topic. This year we have to prepare financial statements. We have to prepare financial statements अकॉर्डिंग टू डैश. बताइए अकॉर्डिंग टू में डैश में क्या आएगा? अकॉर्डिंग टू कंपनीज, कि आखिर एक कंपनी अपना फाइनेंशियल स्टेटमेंट कैसे बनाती है. तो देखिए मैं स्टार्ट कर रहा हूं. फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स ऑफ कंपनी. कंपनी कभी भी ट्रेडिंग P&L नहीं बनाती. व्हाट कंपनी यूज्ड टू डू बेटा? कंपनी बनाती है स्टेटमेंट ऑफ P&L. कंपनी क्या बनाती है बच्चों? आपको लिखना चाहिए बिल्कुल, आपको सीधा यहीं से स्टार्ट करना चाहिए. फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑफ कंपनीज. कंपनी का फाइनेंशियल स्टेटमेंट क्या क्या होता है? नंबर 1, स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस मींस combo of trading and P&L account. A combo of trading and P&L account. यानी कि इंस्टेड ऑफ ट्रेडिंग P&L एक ही स्टेटमेंट बनता है जिसका नाम है स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस. तो सर इसमें एक साथ सब कुछ दिखा देंगे? यस बेटा, यस. यहां पर कंपनीज कभी भी ट्रेडिंग एंड P&L अलग अलग नहीं बनाती. देन सेकेंड वन इज बैलेंस शीट. एज यूजुअल जो बैलेंस शीट सोल प्रोप्राइटर बनाता था वही बैलेंस शीट कंपनी भी बनाती है, बट फॉर्मेट बिल्कुल चेंज है बेटा. फॉर्मेट बिल्कुल चेंज है. बिल्कुल पहले आपका फॉर्मेट होता था हॉरिजॉन्टल. ये जो फॉर्मेट होता है इसको बोला जाता है वर्टिकल, मतलब टॉप से डाउन लेवल की तरफ, राइट, टॉप से बॉटम की तरफ वर्टिकल फॉर्म में बनाया जाती है बैलेंस शीट. एज वेल एज जो स्टेटमेंट ऑफ P&L है ये भी कौन से फॉर्म में बनाया जाता है? वर्टिकल फॉर्म में. तो सर क्या चीज ज्यादा इजी है दोनों में से? क्या चीज पहले करनी चाहिए? हम बच्चे को हमेशा बैलेंस शीट पहले कराते हैं. आपकी बुक्स में भी बैलेंस शीट आपको पहले दिखेगा, देन दिखेगा स्टेटमेंट ऑफ P&L. अब आपका काम क्या एग्जैक्टली इस चैप्टर में ये समझिए. हम आपको पहले तो शॉर्ट में बैलेंस शीट एक्सप्लेन करेंगे, राइट, और कल तक 100% में आपको इसका फॉर्मेट भी दे दूंगा. आपकी बुक्स में भी है वैसे फॉर्मेट, नो इश्यूज एट ऑल, राइट. और हम आपसे बाद में क्या करेंगे? टर्म्स पूछेंगे. रिजर्व एंड सरप्लस किस में आता है? डिबेंचर्स किस में आएगा? गुडविल किस में आएगा? बैलेंस शीट के टोटल हेडिंग कितने हैं? सब हेडिंग कितने हैं? और बहुत कुछ, बहुत कुछ. तो आइए सबसे पहले फॉर्मेट बनाते हैं हम बैलेंस शीट का. फॉर्मेट ऑफ बैलेंस शीट. देखिए मैं कैसे लिख रहा हूं. बैलेंस शीट आपको भी बनाना है डेफिनेटली. बैलेंस शीट ऑफ XYZ लिमिटेड. बैलेंस शीट ऑफ सर 13. बैलेंस शीट ऑफ XYZ लिमिटेड as at dash dash dash. देखिए बच्चों बैलेंस शीट का फॉर्मेट जरा ध्यान से देखिए. मेरा सजेशन है आपको भी बनानी चाहिए बैलेंस शीट साथ में. अप्रोक्सीमेट 1 पेज का फॉर्मेट तो आप बना ही सकते हैं. 1 नहीं तो थोड़ा सा कम. देखिए कैसे आपको बैलेंस शीट बनानी है.
मैंने आपको कहा था, अगर आपको याद हो, कि इश्यू ऑफ शेयर्स के समय कि आपको डिटेल में बैलेंस शीट सीखने का चांस मिलेगा। बिल्कुल आपको डिटेल में बैलेंस शीट बनानी होगी, लेकिन पेपर में कभी भी एग्जामिनर आपसे पूरी बैलेंस शीट बनाने को नहीं कहता बेटा। ऑब्जेक्टिव टाइप पैटर्न में भी नहीं कहता, सब्जेक्टिव टाइप पैटर्न में भी नहीं कहता। तो सबसे पहली चीज, सबसे पहली रिक्वायरमेंट क्या होती है बच्चे से हमारी, कि बेटा फॉर्मेट सीखो। फॉर्मेट, फॉर्मेट के अंदर पहला कॉलम देखिए जरा ध्यान से, पहला कॉलम पर्टिकुलर्स। पहला कॉलम किसका दिख रहा है बच्चों? पर्टिकुलर्स। जबकि आपने 11th में कभी भी पर्टिकुलर्स का कॉलम बैलेंस शीट में नहीं देखा। नेक्स्ट कॉलम नोट नंबर। नेक्स्ट कॉलम कौन सा है बच्चों? नोट नंबर। नेक्स्ट कॉलम करंट ईयर रुपीस। नेक्स्ट कॉलम प्रीवियस ईयर रुपीस। दैट्स इट। अब इसको समझना स्टार्ट कीजिए अच्छे से। सबसे पहले फर्स्ट मेन हेडिंग, it is equity and liabilities. It is equity and liabilities, right? यानी कि पहला हेडिंग तो इक्विटी एंड लायबिलिटीज का ही रहेगा। यानी कि इक्विटी एंड लायबिलिटीज में टोटल आपको 4 हेडिंग दिखेंगे बेटा। कितने हेड दिखेंगे बच्चों? 4। जिसमें से सेकेंड हेडिंग आपके कोर्स में नहीं पूछा जाएगा आपसे। सेकेंड हेड इज नॉट देयर इन योर सिलेबस। इज इट ओके बच्चों? इज इट ओके? तो 4 हेडिंग कौन कौन से हैं अभी के अभी मैं आपके साथ डिस्कस कर रहा हूं। आइए चेक करते हैं बच्चों। पहला हेडिंग शेयर होल्डर फंड। पहला मेन हेडिंग इक्विटी एंड लायबिलिटी साइड में शेयर होल्डर फंड। सुनना जरा ध्यान से, शेयर होल्डर्स फंड मैं लिख रहा हूं, आप भी लिखेंगे तो बहुत मजा आएगा, आपको याद होने के चांसेस इंक्रीज हो जाएंगे आपके। शेयर होल्डर फंड, ठीक है। दूसरा हेड, अब सुनना, पहले पहले हेड की बात कर लेते हैं। ये पहला फ्लोर है, ये बिल्डिंग का सबसे टॉप फ्लोर है, जिसका नाम क्या है? आप जैसे टॉप फ्लोर पे पहुंचे, आपने नेम प्लेट देखी, नेम प्लेट पे क्या लिखा था? शेयर होल्डर फंड। आप अंदर एंटर हुए, अंदर 3 कमरे थे बेटा, अंदर 3 कमरे थे, 3 रूम्स वर देयर। एक रूम था बंद, लॉक। वो आपसे सीबीएसई पूछेगा ही नहीं, तो उसके बारे में बात क्यों करें, राइट? बाकी जो 2 कमरे थे वो थे, एक तो शेयर कैपिटल, आप याद कीजिए, मैंने आपको रेशियो एनालिसिस के अंदर भी बताया था ये चीज, कंपनी इश्यू ऑफ शेयर्स में भी बताया था। और बी रूम का नाम है रिजर्व्स एंड सरप्लस। रिजर्व्स एंड सरप्लस। अब बच्चा कह रहा है सर बाकी सब ठीक है, सर ये नोट नंबर का क्या कंसेप्ट है? देखिए ऐसा है जी, आज के टाइम में अलग अलग वैरायटी के लोग हैं। कुछ लोगों का, कुछ शेयर होल्डर का मानना है हमें डिटेल में सब कुछ दिखाइए, हमें डिटेल में सब कुछ दिखाइए। चलो तो बेटा समझेगा ध्यान से प्लीज, बहुत कॉन्सेंट्रेट कीजिए, इतना इंपॉर्टेंट डिस्कशन चल रहा है। कुछ लोग जो बिजी है वो कहते हैं हमें तो मेन मेन कंटेंट बता दो, और कुछ लोग जो फ्री है वो कहते हैं हमें डिटेल में देखना है सब कुछ, कंपनी का एक एक असेट, एक एक लायबिलिटी। तो कंपनी ने जो नया पैटर्न बनाया बैलेंस शीट का, सुपर पैटर्न है बेटा। इसमें हम क्या करते हैं, जैसे शेयर कैपिटल है, शॉर्ट में लिख दिया शेयर कैपिटल। अब कोई शेयर होल्डर कह रहा है, मान लीजिए शेयर कैपिटल की अमाउंट 10 करोड़ से, अब एक शेयर होल्डर कह रहा है हमें तो डिटेल में बताओ 10 करोड़ कैसे है? हमने कहा अच्छा डिटेल में पता करना है, ये लीजिए नोट नंबर 1। और नोट नंबर 1 इज जस्ट लाइक वर्किंग नोट। नोट नंबर इज जस्ट लाइक वर्किंग नोट। जब शेयर होल्डर क्लिक करेगा इसके ऊपर, जब शेयर होल्डर इस 1 के ऊपर क्लिक करेगा, सपोज आर्टिफिशियली एग्जांपल कंप्यूटर की तरह, तो एक नया ऐप ओपन हो जाएगा या एक वर्किंग नोट ओपन हो जाएगा, जिसे हम बोलते हैं नोट्स टू अकाउंट्स। वहां पर हम इसे डिटेल में एक्सप्लेन करेंगे। एक शेयर होल्डर कह रहा है हमें तो रिजर्व एंड सरप्लस एक्सप्लेन करो कि इसकी अमाउंट 2 करोड़ कैसे है। हमने कहा अच्छा ऐसा क्या, तो इसके लिए क्या बनाना पड़ेगा? इसके लिए बनाना पड़ेगा नोट्स टू अकाउंट्स। नोट्स टू अकाउंट्स अलग से कम, ये रियल लाइफ में ऐसा ही होता है बच्चों, रियल लाइफ में ऐसा ही होता है। आपको 1 नंबर नोट दिखेगा किसका? शेयर कैपिटल। और याद कीजिए इश्यू ऑफ शेयर चैप्टर के अंदर आप शेयर कैपिटल का नोट बनाते थे, जिसमें सबसे पहले क्या लिखते थे? ऑथोराइज कैपिटल। फिर क्या लिखते थे? इशूड कैपिटल। फिर क्या लिखते थे बच्चों? याद कीजिए, सब्सक्राइब एंड फुल्ली पेड कैपिटल। याद आ रहा है बच्चों? सब्सक्राइब एंड फुल्ली पेड कैपिटल। और 2 लाइन छोड़ के क्या लिखते थे? सब्सक्राइब
बट नॉट फुल्ली पेड कैपिटल। याद आ रहा है बच्चों? लेस क्या करते थे इसमें से? सर लेस करते थे कॉल्स इन एरियर, और एक चीज और ऐड करते थे। कोई बताना चाहेगा क्या ऐड करते थे बेटा? फॉरफिटेड अमाउंट। वेरी गुड वेरी गुड, ऐड करते थे शेयर फॉरफिचर। तो अगर कोई शेयर होल्डर, पंजाबी में बोलते हैं ना, वो वेला है, वेला, फ्री बैठा है, वो कहता है भैया मुझे तो डिटेल में बताओ ये 10 करोड़ कैसे आया, हम पूरा एक्सप्लेन करेंगे यहां से लेकर यहां तक, और फिर आपके सामने आंसर प्रेजेंट कर देंगे 10 करोड़। और अगर कोई शेयर होल्डर कह रहा है हमारे पास तो टाइम नहीं है, हम खुद एक बिजी बिजनेसमैन है, एंटरप्रेन्योर है, हमें तो बस हमारी जो ये कंपनी है, मे बी एयरटेल या मे बी वोडाफोन या मे बी रिलायंस जियो, हमें तो इसका स्टेटस पता करना है भैया, असेट और लायबिलिटीज कितनी है। अब एक शेयर होल्डर कह रहा है हमें तो ये बताओ रिजर्व एंड सरप्लस 2 करोड़ कैसे आया। हमने कहा क्यों घबराते हो भाई, ये लो बैलेंस शीट के ये नोट्स टू अकाउंट्स में सेकंड नोट किसका बना दिया बच्चों हमने? रिजर्व्स, रिजर्व्स एंड सरप्लस, रिजर्व्स एंड सरप्लस। और मजेदार बात, किसी भी प्रकार का रिजर्व है या सरप्लस है, जस्ट लाइक जर्नल रिजर्व, जस्ट लाइक कैपिटल रिजर्व है, मान लीजिए सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व है, कैसा भी रिजर्व है सर चलेगा। मान लीजिए डिबेंचर्स रिडेम्पशन रिजर्व है, भले भी आपको इसका मीनिंग नहीं पता, क्योंकि वैसे भी ये टर्म 2 में पढ़ना है, चलेगा। मान लीजिए कैपिटल रिडेम्पशन रिजर्व है, मान लीजिए स्टेटमेंट ऑफ P&L का बैलेंस है, स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस, भले इसका पॉजिटिव बैलेंस हो भले इसका नेगेटिव बैलेंस हो, ये दोनों किस में आता है? रिजर्व एंड सरप्लस। सर इसका कंटेंट का मीनिंग क्या है, ये थोड़ा सा समझ में नहीं आया। देखिए ये जो पहला पहला हेडिंग है बैलेंस शीट का, ध्यान से समझना, कितनी हेडिंग, कितने मतलब सब हेडिंग। शेयर होल्डर फंड पहला फ्लोर, इसके अंदर जो ये कमरे हैं इसे बोला जाता है सब हेडिंग्स। दीज आर नोन एज सब हेडिंग्स, ठीक है ना? ये सब हेडिंग की तरह आप कह सकते हो बेटा इसको, या कंफ्यूज मत हो, अभी इसको बीच में नहीं लेते हैं क्योंकि इसके ऊपर क्वेश्चन तो आना, ये तो कंफर्म है। पहले फ्लोर का नाम क्या है बच्चों? शेयर होल्डर फंड। कितने इसके अंदर सब कमरे हैं? 2 कमरे। पहले रूम का नाम शेयर कैपिटल, दूसरे रूम का नाम रिजर्व एंड सरप्लस। अब आते हैं हम दूसरे फ्लोर पे। दूसरा फ्लोर रहता है खाली, दूसरा फ्लोर रहता है खाली। सीबीएसई कहता है इस फ्लोर को आपको टच नहीं करना। इसका नाम लिखा हुआ है आपके बुक्स में, शेयर एप्लीकेशन मनी पेंडिंग अलॉटमेंट। मान लीजिए कंपनी ने फरवरी मंथ में शेयर इशू किए और 31 मार्च तक आपने अलॉट नहीं किए शेयर्स, या अलॉट कर दिया, अभी अलॉटमेंट का पैसा लेना बाकी है, तो कंपनी क्या नाम देगी उसको? आपकी बुक्स में लिखा है सेकेंड हेडिंग, शेयर एप्लीकेशन मनी पेंडिंग अलॉटमेंट, और ये आपके कोर्स का पार्ट नहीं है, तो भूल जाओ ना, बात खत्म। तीसरे फ्लोर पर आइए बेटा, तीसरा फ्लोर, समझ रहे हैं? तीसरे वाले पे आ गए अब आप, और इसका नाम है, याद कीजिए, करते थे आप पहले भी, नॉन करंट लायबिलिटी, जिसे आप डेट बोला करते थे बच्चों, डेट, याद कीजिए, नॉन करंट लायबिलिटी, जिसे आप लॉन्ग टर्म डेट्स भी कह सकते हैं। सर इसका मीनिंग क्या है? इस फ्लोर पे जैसे ही आपने एंट्री ली, आपके सर में दर्द होने लग गया। सर ये क्या बात हुई? हेडेक, क्योंकि ये ऐसा फ्लोर है जो लोन्स लायबिलिटीज से भरा हुआ है। यहां एंटर होते ही आपको चक्कर आने लग गए, क्योंकि ये ऐसा बोझ है जिसका पेमेंट आपको करना है। लेकिन फिर आपके अकाउंटेंट ने आपको कहा सर घबराओ मत, सैरिडॉन ले लो, और एक चीज क्लियर कर दे आपको सर, मालिक बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स, क्या चीज क्लियर कर दे? कि ये ऐसा बोझ है जो अभी पे नहीं करना, लॉन्ग टर्म में पे करना है, ये वो लायबिलिटी है जिसका पेमेंट लॉन्ग टर्म। तो मालिक ने कहा, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ने कहा भाई इस फ्लोर पर कितने कमरे हैं? तो बेटा कमरे तो देखा जाए तो है 4, इस फ्लोर पे 4 कमरे हैं, लेकिन इसमें से केवल और केवल 2 जनरली सबसे ज्यादा काम किया, बट मैं नाम लिखूंगा, देखिए कैसे लिख रहा हूं, ए बी सी डी। अब ध्यान से सुनना, क्योंकि फर्स्ट टाइम जब भी बच्चा ये टॉपिक पढ़ता है थोड़ा सा घबरा जाता है, घबराइए मत, आप रूम्स के आगे आ चुके हैं। जो पहला रूम था
इसके आगे चिट लगी थी लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स, लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स, ऐसी बोरोइंग्स जो आपने लॉन्ग टर्म के लिए की है। और अगर आपको इसकी डिटेल पता करनी है, सपोज ये था 3 करोड़ रुपए। अब शेयर होल्डर कह रहा है भैया मुझे तो गहराई से बताओ ये 3 करोड़ कैसे है। हमने कहा क्यों घबराते हो भाई, ये लो 3 नंबर नोट बना देते हैं इसके लिए। आइए बच्चों, नोट आपको अभी अभी एक डाउट आया, क्या सर हमें ये नोट बनाने, नहीं, हम तो आपसे पूछेंगे कौन से कमरे में क्या है, या अगर डिवेंचर है तो ये कौन से माले में आएगा, कौन से रूम में आएगा। आपको तो बस हेडिंग और सब हेडिंग बताना है, उसकी पहचान मैं करा दूंगा। इट इज वेरी इजी बेटा, राइट। तो अभी वाले कमरे का नाम क्या है, रूम के आगे चिट लगी है लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स, ऐसी बोरोइंग्स जो लॉन्ग टर्म के लिए की गई है। और इसके अंदर 99% आपको क्या क्या दिख सकता है बता दूं बेटा। इसके अंदर एक नाम दिख सकता है डिबेंचर्स, क्योंकि डिबेंचर लॉन्ग टर्म बोरिंग्स में आता है। एक नाम दिख सकता है आपको बैंक लोन, या फिर लोन फ्रॉम एफआईज, लोन फ्रॉम एफआईज। एफआईज बोले तो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस, जस्ट लाइक बजाज फाइनेंस, जस्ट लाइक स्मॉल एयू स्मॉल फाइनेंस बैंक, राइट बेटा। यानी कि कहीं से भी अगर आपने लोन लिया है जो लॉन्ग टर्म ही माना जाता है, इन लैक ऑफ इंफॉर्मेशन, वो किस में आएगा, लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स। सर और क्या आ सकता है, एक ही नाम, पब्लिक डिपॉजिट्स, पब्लिक डिपॉजिट्स। ये लो बेटा, यानी कि अगर मैं आपसे कहूं बेटा पब्लिक डिपॉजिट किस में आएगा, आप सोचिए, मैं आपसे पूछ रहा हूं पब्लिक डिपॉजिट का हेडिंग और सब हेडिंग बताइए। तो पब्लिक डिपॉजिट का हेडिंग, पब्लिक डिपॉजिट का हेडिंग है नॉन करंट लायबिलिटी, और सब हेडिंग है लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स। 1 नंबर आपके अकाउंट में प्लस। अच्छा, जब तक सब्जेक्टिव पेपर होता था तब तो ऑप्शंस भी नहीं मिलते थे, तो बच्चे के लिए थोड़ी टेंशन होती थी। अब आपने इस बार के पेपर की अगर बात करो तो आधी हेल्प तो आपको वैसे ही मिल जाएगी, क्योंकि ऑप्शंस होंगे। तो जो गलत है हो सकता है बच्चा वो जल्दी से पिक कर ले कि असेट हेडिंग तो यहाँ पे आ ही नहीं सकता, शेयर कैपिटल हेडिंग तो यहाँ आ ही नहीं सकता, क्योंकि डिबेंचर है वो किस में आएगा, लायबिलिटीज में आएगा। लायबिलिटी में करंट तो है नहीं, ये लायबिलिटी, ये तो नॉन करंट है, तो हेडिंग बना नॉन करंट, और सब हेडिंग बना लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स। धीरे धीरे इजी बनता है बेटा, धीरे धीरे, राइट। तो इधर लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स में कितनी चीजें आपको दिखी, सर डिबेंचर्स, या कहीं से लोन लिया है आपने लॉन्ग टर्म, या पब्लिक डिपॉजिट्स। आपकी बुक में भी अगर मैं चेक करके आपको बताऊं तो आपकी बुक में लिखा हुआ है बेटा, मैं चेक करके बता देता हूं, देखिए, जस्ट वेट। आपकी बुक में सब कुछ डिफाइन है बेटा, आपकी बुक में डिफाइन है लॉन्ग टर्म बोरिंग्स के अंदर क्या क्या आता है। बॉन्ड्स भी दिख सकता है, जेम्स बॉन्ड की तरह बॉन्ड्स, याद रखना डिबेंचर का छोटा भाई होता है बॉन्ड बेटा। हमने वो डिबेंचर चैप्टर पढ़ा नहीं, इसलिए हो सकता है आप भूल जाए। अगर आप किसी कंपनी के डिबेंचर खरीद रहे हैं या बॉन्ड खरीद रहे हैं, क्वाइट सिमिलर, आपके पेरेंट्स भी कई बार बॉन्ड खरीदते हैं रियल लाइफ में, इन्वेस्टमेंट का एक ऑप्शन होता है बेटा। और कई बार ये बॉन्ड्स काफी अच्छे खासे डिस्काउंट पे मिल जाते हैं। बाकी सब नाम हमने यहाँ लिख ली। यानी कि हम जैसे तीसरे फ्लोर पे गए, जिसका नाम क्या था बेटा तीसरे फ्लोर का, नॉन करंट लायबिलिटीज। यहाँ पर 4 कमरे दिखे आपको। पहला कमरा लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स, दूसरे कमरे में आइए, दूसरा कमरा है डेफर्ड टैक्स लायबिलिटी, जो आपके कोर्स में नहीं है। अकाउंटिंग इनकम और टैक्सेबल इनकम में जब डिफरेंस आता है तो या तो डेफर्ड टैक्स लायबिलिटी क्रिएट होती है या डेफर्ड टैक्स असेट। नहीं समझ आया ना आपको, तो समझने की जरूरत भी नहीं है, क्योंकि बोर्ड में पूछा ही नहीं जाएगा। डेफर्ड टैक्स वर्ड नहीं है आपके 12th में, दो इट इज अ गुड वर्ड बेटा, रियल लाइफ के हिसाब से सीए करेंगे तो वहां यूज आएगा, बट अभी बोर्ड में कभी नहीं पूछते हम ये टिपिकल वर्ड्स, ये रियल लाइफ में भी दिखते हैं बेटा, राइट। चलिए अगला वर्ड, अगर आपके हिसाब से सुनिए, कुछ बच्चे कह रहे हैं अगर सर हमें डिफरेंस बताओ। देखो, आपने अपनी अकाउंटिंग इनकम निकाली पूरे साल भर की, सपोज 50 करोड़, ये थी आपकी अकाउंटिंग इनकम। लेकिन जब इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के साथ आपने अपने अकाउंट शेयर किए तो मे बी टैक्सेबल इनकम आपकी 40 करोड़ आ रही थी या 60 करोड़ आ रही थी, कुछ डिफरेंस आ रहा था। तो अगर कम ज्यादा में एक जगह क्रिएट होता है वो डेफर्ड टैक्स असेट,
और दूसरी जगह क्रिएट होता है डेफर्ड टैक्स लायबिलिटी। अगर आपके हिसाब से आपकी इनकम और इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के हिसाब से आपकी इनकम, इन दोनों में अगर डिफरेंस आ रहा है तो डेफर्ड टैक्स लायबिलिटी या डेफर्ड टैक्स असेट क्रिएट होता है। इतना समझ लो, इससे ज्यादा अभी इतना भी ट्वेल्थ में समझने की जरूरत नहीं है वैसे, ठीक है ना। अगर इनकम में डिफरेंस आ रहा है, अब आप कह रहे हो मेरे हिसाब से तो इनकम टैक्स को, मुझे मेरी अकाउंटिंग इनकम 50 करोड़ है तो इसके ऊपर टैक्स दूंगा। जब इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के साथ आपने अपने अकाउंट शेयर किए, वहां वो डिस्क्लोज, उनके हिसाब से उनको लग रहा है कि आपकी इनकम तो 40 करोड़ है या 45 है या 55 है, कुछ डिफरेंस आ रहा है, तो उस कंडीशन में या तो डेफर्ड टैक्स लायबिलिटी या डेफर्ड टैक्स एसेट क्रिएट होता है। इट इज नॉट ऑफ यूज, अभी इससे ज्यादा यूज का ही नहीं है बेटा कुछ भी। अगला वर्ड है अदर लॉन्ग टर्म लायबिलिटी। अदर लॉन्ग टर्म लायबिलिटी, ये कमरा भी कुछ सूना सूना सा रहता है, जहां पर कोई विद्यार्थी आपको जनरली दिखता ही नहीं, ठीक है बेटा। यहां पर जनरली कोई विद्यार्थी आता ही नहीं है। और लास्ट वर्ड, लॉन्ग टर्म प्रोविजंस। लॉन्ग टर्म प्रोविजंस, इसके अंदर आपको कभी कभार कुछ विद्यार्थी दिख सकते हैं। ऐसा प्रोविजन जो लॉन्ग टर्म के लिए बना है, इसके अंदर आपको दिख सकता है, मान लीजिए कोई ग्रेचुइटी का पैसा एम्प्लॉयज को देना है, रिटायरमेंट का पैसा। जब कई बार इंसान जो गवर्नमेंट जॉब से रिटायर होते हैं, उन्हें अच्छा खासा पैसा मिलता है, वो गवर्नमेंट के लिए कौन सी लायबिलिटी है? लॉन्ग टर्म लायबिलिटी है। उसके लिए गवर्नमेंट पहले से क्या बना लेती है? कंपनीज प्रोविजन बना लेती है। जैसे अभी अगर आप सपोज लाइक एग्जांपल लेता हूँ, अभी कोई गर्ल बच्ची यहाँ पर बैठी है ऑनलाइन ऑफलाइन, और उसके पेरेंट्स सोच रहे हैं कि भाई इसकी मैरिज है, होने वाली है कुछ साल बाद, तो चलो हम क्या बना लेते हैं, एक गुल्लक बना लेते हैं, प्रोविजन बना लेते हैं। वो लॉन्ग टर्म प्रोविजन में आएगा या शॉर्ट टर्म में? बताइए आप सब बेटा। अगर बाल विवाह होने वाला है तो शॉर्ट टर्म, अदरवाइज लॉन्ग टर्म। अगर पेरेंट्स को पता चल गया, जैसे राहुल बैठा है या अयान बैठा है या मे भी कोई और कुशाग्र है या राजवीर है, कि बच्चा हमारा 100% नालायक है, गधा है, इसको अगले साल ही दुकान ओपन करानी पड़ेगी, 50 लाख रुपए का जुगाड़ करना है। बताइए बच्चों, प्लीज बताइए, अगले साल अगर किसी के पेरेंट्स को 50 लाख का अरेंजमेंट करना है, क्या ये शॉर्ट टर्म प्रोविजन होगा या लॉन्ग टर्म? बताइए। ऑनलाइन, यस, नेक्स्ट ईयर की बात कर रहा हूं मैं। इट विल बी ट्रीटेड एज शॉर्ट टर्म प्रोविजन। अदरवाइज अगर आप में से किसी के पेरेंट्स के मन में ये फीलिंग है कि बच्चा पढ़ रहा है जब तक ठीक है, हमारा बिजनेस है, बाद में बिजनेस ही सेटअप कराना है, बट उसके लिए थोड़ा और अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर और सब कुछ होना चाहिए, एंड फॉर दैट वी नीड 40 लाख 50 लाख, तो आपके पेरेंट्स हो सकता है कौन सा प्रोविजन बनाएंगे बेटा? लॉन्ग टर्म प्रोविजन। अब इनमें से किसी की भी डिटेल चाहिए तो आप नोट्स टू अकाउंट्स बनाएंगे, नोट नंबर 3, 4, 5 एंड सो ऑन। यानी शॉर्ट में नाम यहां पर है, डिटेल में नाम नोट्स टू अकाउंट्स में दिखेगा, राइट। अभी भी लायबिलिटीज खत्म नहीं हुई है बेटा, लायबिलिटीज खत्म नहीं हुई है। अब नेक्स्ट हेडिंग, नेक्स्ट कैटेगरी आ रहा है करंट लायबिलिटीज। ऐसे थोड़ी ना आप बैलेंस शीट सीख जाएंगे बेटा, लेकिन ये देखिए, लॉन्ग टर्म लायबिलिटीज खत्म हो गई बेटा। लॉन्ग टर्म लायबिलिटीज क्या हो गई? खत्म। अब किसकी बारी आ रही है बेटा? करंट लायबिलिटीज। अब किसकी बारी है? करंट लायबिलिटीज। आइए नेक्स्ट फ्लोर पे आते हैं बेटा। चलिए, अब इक्विटी एंड लायबिलिटीज का, अब हम फाइनली चौथे फ्लोर पे आ रहे हैं, और ये लास्ट फ्लोर है इक्विटी एंड लायबिलिटी का। पहला फ्लोर था शेयर होल्डर फंड, दूसरा फ्लोर बंद रहता है, तीसरा फ्लोर नॉन करंट लायबिलिटीज, और चौथा फ्लोर करंट लायबिलिटीज। दिस इज द लास्ट फ्लोर, करंट लायबिलिटीज। करंट लायबिलिटीज के अंदर भी 4 हेडिंग है बेटा, 4 कमरे हैं। जब आपने यहाँ पे एंट्री ली तो आपको 4 कमरे दिखे, आपको थोड़े से चक्कर आए, बट आपने मैनेज किया कि कोई बात नहीं। पहला पहला कमरे के आगे जैसे ही आपने चेक किया, गेट के ऊपर लिखा था शॉर्ट टर्म बोरोइंग्स। ये कमरा थोड़ा सूना सूना सा ही रहता है, इसमें कोई खास टेंशन नहीं है, क्योंकि शॉर्ट टर्म बोरोइंग्स अगर क्वेश्चन में कहीं दिख जाए कि आपने बैंक से लोन लिया और ब्रैकेट में लिखा है फॉर 6 मंथ्स फॉर शॉर्ट टर्म पीरियड, तो वो शॉर्ट टर्म बोरोइंग्स में आएगा। सीधी सी बात है,
अदरवाइज इसमें ज्यादा गहराई नहीं है, इसके अंदर कोई अलग से नोट्स टू अकाउंट जनरली नहीं दिखता, बहुत कम चांसेस है। सेकंड दिख रहा है ट्रेड पेबल, बिल्कुल बिल्कुल ट्रेड पेबल। सर ट्रेड पेबल के आगे 100% हमें नोट्स टू अकाउंट्स दिखेगा, क्योंकि ट्रेड पेबल के अंदर दो नाम आते हैं बेटा, एक तो क्रेडिटर्स और एक बिल्स पेबल। अब बच्चा कह रहा है सर तो फिर आप सीधा ही क्रेडिटर और बिल्स पेबल लिख देते, लेकिन जो नया फॉर्मेट आया है बैलेंस शीट का बेटा, उसमें हमने क्या चेंजेस किए, हमने टर्म्स को कम कर दिया। अगर किसी को मेन कंटेंट देखना है तो बैलेंस शीट देखिए, किसी को डिटेल में नॉलेज चाहिए तो नोट्स टू अकाउंट्स देखिए। यानी कि अगर मैं आपसे कहूं बच्चों बिल्स पेबल किस हेड में आता है, बिल्स पेबल, आपका आंसर होगा हेडिंग करंट लायबिलिटीज और सब हेडिंग होगा ट्रेड पेबल्स। खत्म, फिनिश। तीसरा, तीसरे रूम क्या, अभी हम चौथे फ्लोर पे बेटा, आपको फीलिंग करनी है आप बिल्डिंग के अंदर टॉप फ्लोर पे पहुंच चुके हैं, बहुत अच्छी हवा चल रही है। और पहले रूम के आगे लिखा है शॉर्ट टर्म बोरोइंग, दूसरे रूम के आगे लिखा है ट्रेड पेबल, तीसरे रूम के जब आगे आप गए इधर आपको दिखा अदर करंट लायबिलिटीज। कुछ ऐसी लायबिलिटीज जो अदर्स में आती है, जो बार बार नहीं दिखती, और इसका बेस्ट एग्जांपल पता है क्या है, कॉल्स इन एडवांस। याद करो कंपनी चैप्टर में, हैंड रेज कर सकते हो अगर किसी बच्चे को याद हो। मैंने आपको बताया था बेटा कंपनी चैप्टर में कि बेटा कॉल्स इन एडवांस, अगर कोई शेयर होल्डर एडवांस पैसा दे दिया और वो एडजस्ट भी नहीं हुआ तो कंपनी उसे करंट लायबिलिटी मानती है, और करंट में भी कहां दिखाती है, किस रूम में पटकती है कंपनी उसको, सर अदर करंट लायबिलिटीज वाले रूम में पटक देती है उसको, दैट्स इट। और लास्ट लास्ट जो रूम के आगे चिट लगी हुई है, दैट इज शॉर्ट टर्म प्रोविजन। इंपॉर्टेंट है शॉर्ट टर्म प्रोविजन, क्योंकि इस प्रोविजन के अंदर दो नाम आपको मैक्स टू मैक्स दिखते हैं बेटा, जो सबसे ज्यादा यूज टू है, उसको हम यहां नहीं दिखाते, नोट्स टू अकाउंट्स में दिखाते हैं। पहला नाम प्रोविजन फॉर टैक्स, पहला नाम प्रोविजन फॉर टैक्स। सर क्यों सर प्रोविजन फॉर टैक्स आप शॉर्ट टर्म प्रोविजन में क्यों दिखा रहे हो सर? बेटा अगर अगले साल कंपनी को टैक्स देना है तो प्रोविजन तो एडवांस में बनाएगी ना कंपनी। और इसके अंदर एक और नाम आता है दैट इज प्रपोज डिविडेंड। अब देखते हैं न्यू वर्जन में दिखाया है या नहीं दिखाया, नहीं दिखाया, नहीं दिखाया बेटा। एक पीबीडी दिखा सकते हो आप, प्रोविजन फॉर बैड डेट्स, 11th में पढ़ा था ना डेटर्स के ऊपर हम क्या बनाते हैं, पीबीडी। अब वो शॉर्ट टर्म ही तो है, अगले साल अगर हमें लग रहा है हमारे पैसे डूब सकते हैं तो उसे किस में दिखाएंगे, उसके लिए क्या बना लेंगे, पीबीडी। अब पेपर के हिसाब से बात करते हैं। हमने आपसे पूछा बेटा, एक वर्ड दिया हमने आपको, प्रोविजन फॉर टैक्स, कहां आएगा, प्रोविजन फॉर टैक्स कौन से हेड में आएगा, द आंसर इज करंट लायबिलिटी। हमने कहा कौन से सब हेड में आएगा, द आंसर इज शॉर्ट टर्म प्रोविजन। मिल गया एक नंबर। कॉल्स इन एडवांस किस में आएगा सर, करंट लायबिलिटी। सब हेडिंग कौन सा होगा, अदर करंट लायबिलिटी। ऐसे जब आप 3-4 बार ये पढ़ लेंगे ना, छोटे टावर की तरह, छोटे बच्चे की तरह, आप कहेंगे सर इजी है सर, इतना तो कुछ भी टिपिकल नहीं है। पूरा फॉर्मेट आपको एक बार याद करना होता है, हेडिंग सब हेडिंग, हेडिंग सब हेडिंग, समझ रहे हैं बेटा। और ये याद ऐसे होता नहीं है, कैसे होगा, जब आप इसके आगे की क्वेश्चंस करेंगे बेटा, राइट, एमसीक्यूज करेंगे, ट्रू फॉल्स करेंगे, अपने आप याद हो जाएगा। राइट बेटा, खत्म, इतनी सी बात है। अब लायबिलिटी साइड खत्म हुई है बेटा अभी। अब इसके बाद पता है क्या लिखेंगे, टोटल। और टोटल किसका, टोटल ऑफ इक्विटी एंड लायबिलिटीज। मैं आज आपको इसका ऑफिशियल फॉर्मेट भी सेंड करूंगा, और आपकी रिस्पॉन्स, मतलब बच्चे खुद करते हैं ये चैप्टर, में आपको क्लियर बता रहा हूँ स्टूडेंट्स। टीचर एक बार फॉर्मेट बताता है, एक्सप्लेन करता है, थोड़े से क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कराता है, और कुछ भी नहीं, बच्चा खुद ही करता है चैप्टर, इसमें कुछ भी नहीं है। राइट, अब इसी फॉर्मेट को मैं कंटिन्यू कर रहा हूं। अब नया सेगमेंट स्टार्ट, अब नया सेगमेंट स्टार्ट हो रहा है असेट्स का। अब नया सेगमेंट किसका स्टार्ट हो रहा है, असेट्स। और सबसे अच्छी बात क्या है बच्चों पता है, असेट के अंदर केवल 2 फ्लोर है बेटा, असेट के अंदर केवल 2 माले हैं बच्चों, 2 माले, लेकिन उसके अंदर गहराइयां हैं।
जैसे आप अपने स्कूल के अंदर आते हैं, आपके भी स्कूल में कई सारे फ्लोर्स है ना बेटा, है ना? 6 फ्लोर्स है, एक बच्चा मुझे बता रहा है। तो इसमें घबराने वाली क्या बात है? देखिए मैं मेन सेकंड हेडिंग लिख रहा हूं, असेट्स। सेकंड हेडिंग मेन असेट, और असेट के अंदर आपको 2 फ्लोर दिख रहे हैं। सबसे पहले मैं दोनों फ्लोर्स के नेम लिख देता हूं। पहला फ्लोर नॉन सीए और दूसरा फ्लोर सीए, और लास्ट में लग गया टोटल। लेकिन बेटा 2 फ्लोर है, ये बात तो कंफर्म है, लेकिन रूम्स तो कई सारे हैं ना बेटा। तो आइए नॉन करंट असेट में कितने कमरे हैं जरा चेक करते हैं। सर नॉन करंट असेट के अंदर वैसे तो 6 कमरे, 5 कमरे हैं बेटा। नॉन करंट असेट के अंदर 5 कमरे हैं बच्चों। पहला कमरा है फिक्स्ड असेट। पहला कमरा क्या है? फिक्स असेट। अब देखो वो डायग्राम जो आपको मैं रेशियो में बताता था, वो नॉन सीए सीए, उसी से कंपैरिजन कर सकते हो। लेकिन ये जो पहला रूम है, इसके अंदर भी कई सारे बच्चे रहते हैं। पहले बच्चे का नाम है टेंजिबल असेट, दूसरे बच्चे का नाम है इंटेंजिबल असेट, तीसरे बच्चे का नाम है कैपिटल वर्क इन प्रोग्रेस, कैपिटल WIP, और चौथे बच्चे का नाम है इसमें इंटेंजिबल असेट्स अंडर डेवलपमेंट। अब मैं आपको पहले तो पहले कमरे के बारे में कुछ एक्सप्लेन करता हूं। प्लीज मुझे ऑनलाइन बताइए, क्या आपने अभी तक का सारा कंटेंट देख लिया बेटा? फिक्स असेट रूम के अंदर 4 बच्चे रहते हैं, चारों बच्चों के नाम देख लिए बेटा आपने? जल्दी बताइए बेटा, जल्दी बताइए। हैंड रेस से नहीं, आपको अनम्यूट करके बताना है बेटा। यस बताइए, यस जल्दी जल्दी जल्दी, बिकॉज वी हैव लेस टाइम विद अस बेटा। करें आगे कंटिन्यू। चलिए, फिक्स असेट, जैसे ही आपने रूम का गेट खोला 4 बच्चे दिख गए। पहले बच्चे का नाम टेंजिबल असेट। फिक्स के अंदर टेंजिबल, सर क्या क्या हो सकता है? वैसे इसके लिए अगेन नोट्स टू अकाउंट्स में जाना पड़ेगा। सर इसमें मशीन हो सकती है, फर्नीचर हो सकता है, बिल्डिंग हो सकता है, कुछ भी फिक्स टेंजिबल एसेट हो सकती है। सर एक बात बताइए, यानी कि अगर क्वेश्चन पेपर में आ गया फर्नीचर कहां आता है, आपका आंसर होगा हेडिंग नॉन करंट असेट, सब हेडिंग फिक्स्ड असेट, ब्रैकेट में टेंजिबल, ब्रैकेट में टेंजिबल। अगर हमने आपसे पूछा बेटा गुडविल किस में आएगा, हेडिंग बताओ, हेडिंग, हेडिंग है नॉन करंट असेट, सब हेडिंग है फिक्स्ड असेट, और ब्रैकेट में है इंटेंजिबल। ब्रैकेट में क्या है? राइट। अब तीसरा क्या दिख रहा है? कैपिटल वर्क इन प्रोग्रेस। आपने अगर अपने स्कूल के अंदर विजिट किया हो तो फर्स्ट बिल्डिंग पूरी बन चुकी है, लेकिन सेकंड बिल्डिंग किस फेज में है? कैपिटल WIP, कैपिटल वर्क इन प्रोग्रेस। आप समझ रहे हैं, कैपिटल एक्सपेंडिचर चल रहा है, बट WIP फेज में पूरा कंप्लीट नहीं हुआ। एक तो कोविड चल रहा है, ऊपर से फीस बराबर नहीं आ रही, बहुत सारे इश्यूज है बेटा, राइट? ठीक है। और लास्ट इंटेंजिबल असेट अंडर डेवलपमेंट, जहां कुछ आप पेटेंट्स वगैरह ले रहे हैं या कुछ और इंटेंजिबल वाला काम कर रहे हैं जो भी डेवलपमेंट में है, पेटेंट राइट एंड ऑल, राइट, पूरा कंप्लीट नहीं हुआ, सॉफ्टवेयर्स बन रहे हैं आपके, ये सब। लेकिन CBSE आपसे इसमें केवल 2 नाम पूछ सकता है फिक्स असेट वाले रूम के अंदर, टेंजिबल और, इज इट ओके? आगे चलिए, नेक्स्ट, नेक्स्ट देखिए सेकंड नॉन करंट असेट, जो पहला फ्लोर है जहां पर 5 कमरे हैं बेटा, ध्यान से सुनना। पहले कमरे का नाम फिक्स असेट, दूसरे कमरे का नाम नॉन करंट इन्वेस्टमेंट। इसलिए मैंने आपको कहा था अगर इन्वेस्टमेंट और फिक्स असेट दिख जाए तो नॉन करंट असेट के अंदर इन दोनों को टोटल कर दिया जाता है। याद कीजिए रेशियो एनालिसिस चैप्टर के अकॉर्डिंग, राइट? तीसरे कमरे के आगे नाम लिखा था डेफर्ड टैक्स असेट, ये रूम बंद रहता है बिल्कुल। ये रूम बेटा ताला तोड़ने की कोशिश की तो भी नहीं टूटा, ये बंद रहता है, ये काम का नहीं है। नेक्स्ट, लॉन्ग टर्म लोन्स एंड एडवांसेस, बोनस पॉइंट है। अगर आपने किसी को लोन दिया या एडवांसेस दिए आप, और वो भी लॉन्ग टर्म, सर नॉन करंट असेट है। और आखिरी कमरा अदर
नॉन करंट असेट, कुछ भी नहीं दिखेगा आपको, मतलब जो आपके पेपर में पूछा जा सके। अब करंट असेट, आप दूसरे फ्लोर में गए बच्चों, पहले फ्लोर का नाम था असेट में नॉन करंट असेट, दूसरे फ्लोर का नाम था करंट असेट, और करंट असेट वाले फ्लोर में 6 रूम है बच्चों, 6 रूम, ए बी सी डी ई एफ। आप अगर रह भी जाए क्लास में, आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है बैलेंस शीट पूरी कंप्लीट करनी है। पहला रूम करंट इन्वेस्टमेंट, कोई शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट वगैरह है तो इसमें आ जाएगा। सेकंड इन्वेंट्री, क्या आपने नहीं पढ़ा इन्वेंट्री? याद कीजिए, स्टॉक और इन्वेंट्री बोथ आर सेम। थर्ड ट्रेड रिसीवेबल, याद कीजिए, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ ट्रेड रिसीवेबल? डेटर्स एंड बिल्स रिसीवेबल, राइट बेटा। नेक्स्ट कैश एंड कैश इक्विवेलेंट, ये भी इंपॉर्टेंट है। अगर कोई शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट है, बैंक बैलेंस है, वो किस में आता है? कैश एंड कैश इक्विवेलेंट में आता है। नेक्स्ट शॉर्ट टर्म लोन्स एंड एडवांसेस, अगर आपने